नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 2026 के एक सप्ताह लगभग अब गुजर चुके हैं और इस एक सप्ताह में 2025 को भी याद करने का अब हमारे पास समय नहीं रह गया, क्योंकि 2025 को हम याद करते तो कुछ रिव्यू करते, क्योंकि 2026 के 7 दिन में ही कुछ ऐसी घटनाएं या झलकियां दिख रही हैं कि पूरी दुनिया एक बार फिर बहुत मुश्किल दौर में जा रही है। क्या से क्या कुछ हो जा रहा है और अचानक हो रहा है, त्वरित हो रहा है और 180 डिग्री पर व्यवस्थाएं बदल दी जा रही हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। जिस तरीके से अमेरिका वेनेजुएला को एक तरीके से अपने अधीन करने के बाद ग्रीनलैंड पर भी अपना दावा करने की बात कर रहा है और ग्रीनलैंड को भी कब्जाने की बात कर रहा है। ये उसका इतिहास रहा है, कैसे कैसे उन स्ट्रेटेजिक महत्व के बिंदुओं पर वो गया, देखा और उसके बाद उसको खरीदा या उसको कब्जा कर लिया। इसमें जो प्रतिक्रिया है वो चीन और रूस की है, क्योंकि वहां उसके भी इंटरेस्ट हैं। उनके मतलब और मायने ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर, जो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कई किताबें वो लिख चुके हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी लिखी किताब तो बहुत फेमस हो रही है, अभी वो मराठी भाषा में आई है, कुछ दिनों बाद वो हिंदी में भी आएगी, ऐसा उन्होंने कहा है, और तब हम उसका रिव्यू भी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारत के संदर्भों में ये घटनाएं जो घट रही हैं उसके क्या मायने और मतलब हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हर एक प्रेस ब्रीफिंग में इंडिया का जिक्र कर रहे हैं कि मुझे इंडिया से भी बहुत कुछ चाहिए और हमें बहुत कुछ देना है। इसके मायने और मतलब क्या समझ रहे हैं ब्रिगेड सर? आपकी पहली प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा। देखिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो उन्होंने जो वेनेजुएला का जो ऑपरेशन किया था, ये काफी अनएक्सपेक्टेड है। तो इस ऑपरेशन के बहुत सारे पहलू है, लेकिन मैं उस पहलू के ऊपर ध्यान ज्यादा केंद्रित करूंगा जिसका संबंध हमारे देश के साथ है, यानी कि इंडिया सेंट्रिक व्यू। उन्होंने ये करना नहीं चाहिए था, दादागिरी कर दी, वहां चले गए, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर पैसा कमा रहे हैं। ये बहुत सारे जो कमेंट्स हैं ये पहले आए हुए हैं, लेकिन मैं उसको दो तरीके से देखता हूँ। एक तो उनकी युद्ध नीति की तारीफ करनी पड़ेगी, अगर तारीफ करनी है डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने कुछ मतलब ट्रुप्स का खर्चा ना करते हुए उन्होंने एक रिजीम चेंज कर लिया। एक चले गए अंदर, एक को उठा के बाहर लेकर आ गए और रिजीम चेंज हो गया। जबकि जबकि रशिया है, पिछले 4 साल से लड़ाई लड़ रहा है, रिजीम चेंज कभी नहीं कर पाएगा। इसराइल 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहा है, बहुत लोगों को मारा है, लेकिन रिजीम चेंज, हमास का नेतृत्व बदली होना, ये होने वाला नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करनी पड़ेगी कि एक ऑपरेशन कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं किया, उठा के उसको लेकर आ गए एक मुर्गी के मुताबिक, और रिजीम चेंज हो गया। तो एक लड़ने का ये एक और तरीका सामने आया है जो ब्रिगेड उसके सर, मैं पहले यहाँ कभी आपको नहीं हुआ। रोकना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि रिजिम तो उन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन वो लेजिटिमेट शायद ही बना पाए, पहली बात। और दूसरी बात, माफ करिएगा, वेनेजुएला से लेकर के उसके इर्द गिर्द के जितने भी दक्षिणी अमेरिकी देश हैं अमेरिका के खिलाफ लॉन्गबंद हो रहे हैं, और वेनेजुएला में तो बाकायदा एक मिलिशिया रेडी हो रही है और वो युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है। वो क्षेत्र अशांत होने जा रहा है। जी। देखिए, वेनेजुएला के अंदर की परिस्थिति में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके लोगों के सामने एक चीज रखना चाहूंगा, वो ये कि हमारा दुश्मन चाइना है, इसके बारे में किसी के मन में शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान है दुश्मन, इसके बारे में कोई शक ना होना चाहिए। जब उनको कुछ नुकसान होता है तो हमारे लिए एक अच्छी बात होती है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, जिससे हमें उनके साथ कैचअप करने के लिए समय मिलता है। अभी वेनेजुएला का अगर आप चाइना एंगल देखें तो आपको ये नजर आएगा कि चाइना काफी मात्रा में वेनेजुएला से तेल खरीद रहा था, और वो उनकी जो करेंसी युआन है उसमें खरीद रहा था, ना कि डॉलर्स के अंदर। और उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, जो फिगर सामने आ रही है $60 बिलियन जी। वगैरह। तो ये आसपास उसके हो सकते, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो $60 बिलियन की उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो वेनेजुएला में उन्होंने की थी, वो ऑलमोस्ट बर्बाद होने जा रही है। मैं रिपीट करता हूँ, बर्बाद होने जा रही है, जो उनका एक बहुत बड़ा नुकसान है।
हुँ, दूसरी बात आपको समझ में ये आना चाहिए कि उनका जो तेल वहां से जो मिल रहा था, जो युआन से वो खरीद रहे थे, वो अभी उनको नहीं मिलेगा। हुँ, उनको रशिया से भी तेल मिलने में दिक्कत हो रही है। हुँ, तो और उनकी तो एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है। जब सब सब उनका तेल बाहर से आता है, हुँ, तो उनको अभी तेल खरीदना पड़ेगा। कहाँ से उनको तेल खरीदना पड़ेगा? मिडिल ईस्ट से, हुँ, मतलब ऐसे स्रोत जहां से आपको डॉलर्स के ऊपर मतलब पेमेंट करनी सही, पड़ती है। जी, इसका मतलब यह है कि आज अमेरिका और चाइना के बीच में एक करेंसी वॉर हो रहा है। तो हुँ, ये जब दो दुश्मन लड़ते हैं तो अच्छी बात होती है, नुकसान दोनों का हो जाएगा, फायदा हमारा होगा। हाँ, तीसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी थी, हमारे ओएनजीसी विदेश की जी, जी, वेनेजुएला के अंदर। अभी ये आशा सामने आ रही है कि ये इन्वेस्टमेंट हमारी वापस मिल जाएगी, उसका फायदा होगा। और इसीलिए कि अमेरिका वहां से तेल निकालेगा कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन निकालने की उम्मीद है। कुछ कंपनियां वहां पे जाएगी। तो ऐसे होने से जो तेल की जो कीमतें है, ये कम होने का अंदेशा है, क्योंकि वेनेजुएला एक काफी बड़ा मतलब सोर्स है ये करने का। और वहां से तेल आना शुरू हो जाता है तो जो कीमत है ये स्टेबलाइज होगी। हमें केवल रशिया के ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा, और हमें एक और सोर्स ये मिल जाएगा। हमारे लिए नहीं। अभी अगर आपने ऑयल प्राइसेस का ये देखा, तो ऑयल प्राइसेस अभी सॉफन होनी शुरू हो गई है, यानी कि कम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि शायद वेनेजुएला का जो तेल है, कच्चा तेल है, किसी भी तरीके से आएगा। क्या रशिया लाएगा, क्या चाइना लाएगा, क्या अमेरिका? ज्यादा लगता है अमेरिका लाएगा। क्या हो सकता है कि जो वेनेजुएला की रिजीम है, जो थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप कर लेगी अमेरिका के साथ, वो शायद प्रोडक्शन शुरू करेंगे। लेकिन बात यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑयल का शुरू होने वाला है, जो हमारा जैसा भारत जैसे देश, जिसका 85% तेल बाहर से आता है, उनके लिए ये एक अच्छी बात है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी सर आप दे रहे हैं। हालाँकि इसको हमने हार्ट टॉक भारत पे अपने दर्शकों के साथ शेयर किया है। इससे जुड़ी एक बात जो मैं आपका विज़न जानना चाहूँगा, क्या डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं कि इंडिया हमसे बात नहीं करना चाह रहा, जिसके लबो-लुआब निकल रहे हैं और ये इधर बीच की बात है बिल्कुल 24 से 48 घंटे के बीच में। अभी तो उन्होंने कल भी ब्रीफिंग में कहा, तो उसके मायने हैं कि वो टैरिफ को अगर इंडिया ने उनके हिसाब से नहीं किया तो 100% वो बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई एक डील ऐसी होगी। तेल का खेल में अगर हम जाएँ, तो जो वेनेजुएला से अमेरिका गेन कर रहा है, उसमें इंडिया को पार्टिसिपेशन दे करके रूस से वो दूरी बनवाना चाहेगा? क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा-सा अलग ये व्यू रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प एक भाषा करते हैं, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रन होती है, वो एक अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। हुँ, अगर आपने न्यूज़ में ध्यान देखा होगा, तो अमेरिका ने काफ़ी सारे वेपन्स जो हमें चाहिए थे, खास तो प्रेडेटर ड्रोन्स वगैरह, इसका सौदा हो गया है। जो जीई का इंजन, जो हमारे लाइट कॉम्बैट एलसीए एयरक्राफ्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सौदा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये इंजन हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे एलसीए मार्क 1 के लिए ये सबसे बढ़िया इंजन है। तो इंजन का सवाल आ रहा है। मतलब आपका ट्रैफिक, आपका जो टैरिफ के ऊपर एग्रीमेंट तो हुई नहीं है, लेकिन ये बाकी सारे डील हो रहे हैं। हुँ, और जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है, जी, जी। उसमें बहुत फायदा हो रहा है। हुँ, इतना ही नहीं, तो जो अमेरिका की अभी एक असेसमेंट आई थी 2025 की, तो उसमें उन्होंने चाइना के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। और ये बड़ा क्लियर किया हुआ है कि चाइना ने दुनिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। यानी कि जो चाइना के बारे में हमारी असेसमेंट है, वो उनके असेसमेंट के साथ मिलती है। तो बिल्कुल। अभी इस समय वो ताइवान को मदद बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन ताइवान को वो उन्होंने ज्यादा मदद करने की संभावना सामने आ रही है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहला काम जो चाइना करना चाह रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर, 1 साल 2 साल के अंदर, वो है ताइवान का रीयूनिफिकेशन विद हुँ, चाइना। हुँ, और वो होने के बाद उनका नंबर 2 एम होगा
जो साउथ चाइना समुंदर है उसके ऊपर कब्जा करना, और हुँ, नंबर 3 एम जो है वो बोलते हैं साउथ तिब्बत की लड़ाई। हुँ, साउथ तिब्बत का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, उसके ऊपर वो कुछ गड़बड़ करना चाहेंगे। तो हुँ। मैं ये देखता हूँ कि अगर वो ताइवान में अटक जाए तो वो आगे बढ़ नहीं नहीं पाएँगे। पाएँगे। और जिस प्रकार से जो वेपन्स दे रहे हैं, डिफेंसिव वेपन्स दे रहे हैं अमेरिका, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। इतना ही नहीं, तो जो साइबर वॉर चल रहा है ताइवान और चाइना के बीच में, हुँ, उसमें ताइवान आगे है, ना कि ना कि चाइना। और ताइवान के साथ हमारी साइबर वॉर के बहुत क्षेत्र में एक बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। बहुत अच्छा। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हुँ। साइबर वॉर या साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयाम था, जिसके अंदर हमने अच्छा काम किया है। और साइबर में ताइवान एक सुपर पावर है जिनकी मदद हमें मिल रही है। साइबर में बहुत अच्छा कर सकते हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ये तो बहुत सारी जी, टेक्नोलॉजी की वो काफी अच्छी ताकत जी, है, तो उसमें ये हो रहा है। जी। तो मुझे मेरा मतलब मेरा सवाल है कहने का, मैं ब्रिगेडियर आपको स एक ही मिनट में खत्म करूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ताइवान के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है। और हुँ, ताइवान फोर्स हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा उसकी लड़ाई चाइना से होगी, तो उनको दोस्त के तौर पे हमारी बहुत अच्छी जरूरत है। और उनका टेक्नोलॉजी, उनका सेमीकंडक्टर, उनके हुँ, अपने मोबाइल, उनका ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा फायदा है। जिससे अगर आप इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, तो उसमें ताइवान के साथ हमारा टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बढ़ रहा है। और उसका मेन कारण है चाइना की उनके साथ दुश्मनी। हुँ, तो ये हमारा फायदा है। हुँ। और मैं आप 2 बार आपने पूछा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, नहीं 2 सर, बार मैंने इसका उसका एक उत्तर सवाल नहीं है। दिया। इस पर एक सवाल है, वो सवाल क्लियर होने दीजिए। ताइवान को आप बता रहे हैं निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी महाशक्ति है, खास करके सेमीकंडक्टर में और साइबर क्षेत्र में। लेकिन चाइना के सामने वो कुछ नहीं है। मैं एक इंटरनेशनल मामलों के जानकार से भी बात कर रहा था कल, तो उसमें ये बात आई कि कुल 24 देशों के साथ और 14 के साथ तो क्लियर डिस्प्यूट है, लेकिन इंडिया के अलावा चाइना को कोई रोक पाने की स्थिति में नहीं है जिनके साथ डिस्प्यूट्स है। मेरा सवाल ये है, आप चूंकि अमेरिका की बात कर रहे थे, अमेरिका अब ये समझ चुका है कि भारत को साथ लिए बिना वो चाइना को नहीं रोक सकता, और इसलिए ताइवान में भी अगर कोई स्थिति चाइना बनाने की कोशिश करेगा तो शायद अमेरिका भी सेना नहीं उतारना चाहेगा, वायुसेना की भी मैं बात कर रहा हूं, वो यूज नहीं करना चाहेगा, और इंडिया तो उस स्थिति में है ही नहीं। तब ताइवान के प्रोटेक्शन के लिए रूस जैसे सहयोगी की जरूरत होगी। उन स्थितियों के बारे में आप आकलन करिए सर। देखिए, मैं पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। जी। क्या वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान, इंडिया या भारत ये चाइना के साथ लड़ाई करने के लिए एक बहुत एसेंशियल इंग्रीडिएंट है कि नहीं? यानी कि हम्म। एक अच्छा दोस्त है कि नहीं? हम्म। तो मेरा उसके ऊपर कहना बड़ा सिंपल है कि अगर आप चाइना का इतिहास देखें, तो उन्होंने लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ी नहीं है। जिसको हम बिल्कुल। पारंपरिक लड़ाई बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, वगैरह-वगैरह। वो मतलब जो लास्ट लड़ाई लड़ी थी वो 1976 में उन्होंने वियतनाम के साथ लड़ी थी। और वो जिसपे उनकी जो मतलब हार हो गई थी। और उसके पहले लड़ाई जब उनका जो रिवॉल्यूशन हुआ था, तब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। और 50 साल से यही उनका इतिहास चला है। 53 में वो कोरियन पेनिनसुला में आए थे, लेकिन उसके बाद कभी आए नहीं है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि मैंने ये पहले भी बोला हुआ है, एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा कि चाइना को युद्ध का बिल्कुल अनुभव नहीं है, हम्म। जो भारतीय सेना को बहुत है। और फिजिकल वॉरफेयर के अंदर मतलब इन्फेंट्री, अपना माउंटेन एरिया के अंदर लड़ाई जो होती है, इन्फेंट्री वर्सेस इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, ये सब जो होता है, इसमें वो हमारा मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएंगे, हम्म। क्योंकि हमारी जो आर्मी है ये एक वॉर टेस्टेड आर्मी है। और चाइना जो है ये मोर ऑफ अ पेपर टाइगर है। तो हम्म। मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा, जो चाइना की स्ट्रेंथ है वो है मल्टी डोमेन वॉरफेयर के अंदर, जिसके अंदर इकोनॉमिक वॉरफेयर है, हम्म। जिसमें साइबर वॉरफेयर है, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जिसमें सप्लाई चेन वॉरफेयर है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल जो मिलते हैं उनको रोकने की वॉरफेयर है। जी। यानी कि वो
रेयर अर्थ को रोक रहे हैं, वो सप्लाई चेन को रोक रहे हैं, वो जो चीज़ें दुनिया को चाहिए वो देना नहीं चाहते। तो ये उनकी मल्टी डोमेन वॉरफेयर की कैपेसिटी काफ़ी है और उसमें से निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं मेक इन इंडिया को और पावरफुल बनाते हुए। हुँ। कुछ हद तक हमें यश मिला है, कुछ हद अभी और कुछ हमें और हमें इस पे काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे जो फिज़िकल लड़ाई है उसकी फ़िक्र नहीं है, वो हम कभी भी चाइना के साथ मुकाबला कर पाएँगे। अगर दो टू फ्रंट वॉर भी हो यानी पाकिस्तान भी आ जाता है, तो भी मुझे फ़िक्र नहीं है। हुँ। मुझे फ़िक्र है जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर की है, जहाँ पर हमारी कैपेसिटी है, लेकिन और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। खास तो सप्लाई चेन वॉरफेयर के अंदर आज हमारे काफ़ी सारी क्रिटिकल चीज़ें जो है, ये चाइना से आती है। हुँ, हुँ। आपको शायद पता है और सभी को पता ही होगा ये, पिछले 5-6 साल से हम हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो चाइना के साथ हो रहा है, उसे इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना उसे इक्वल करने नहीं दे रहा बहुत है। गैप है। हुँ। 2025 के अंदर 120 अब्ज डॉलर्स का सामान हमने उनसे खरीदा और उन्होंने हमारे से सिर्फ 20 अब्ज डॉलर्स का सामान लिया और पिछले 5-6 साल से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। खैर हम ही कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसी प्रकार के चक्रव्यूह के अंदर यूरोप भी अटका हुआ है, इसी प्रकार के चक्रव्यूह के अंदर यूएसए भी अटका हुआ है, लेकिन वो कोई खास ये नहीं है, हमने निकलना चाहिए, यूएसए ने करना क्या वो ढूँढते रहेंगे। लेकिन जो बाकी जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर की जो अंक है, रॉ मिनरल्स, अभी उसके ऊपर चाइना का काफी कंट्रोल है। वो हुँ। जहां जहां पे जाके अफ्रीका में है, वहां पे है, उन्होंने अगर आपने न्यूज सुनी होगी कि उन्होंने जो सिल्वर है उसको रोकना शुरू कर दिया है। अभी हुँ। सिल्वर की बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हुँ। उन्होंने गोल्ड को रोकना शुरू कर दिया है क्योंकि जो मिनरल्स की जो बड़ी बड़ी उनके उन्होंने कार्रवाइयाँ की हुई अफ्रीका के अंदर, वहां पे अंदर, तो उनका सप्लाई चेन वॉरफेयर के अंदर हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या ये चीज समझ में आ रही है? उनको ये, क्योंकि वो हमेशा हर एक संभाषण के अंदर वो भारत का मेंशन जरूर जी। करते हैं। वो बोलते हैं कि हम टैरिफ के बाद में बात करते हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। और अगर आप देखें इस प्रकार की भारत की जो जो तारीफ वो करते हैं, लेकिन टैरिफ कम नहीं करते, तारीफ करते हैं लेकिन टैरिफ नहीं कम करते। तो वैसे अगर आप देखें दूसरे देशों के बारे में उन्होंने इस प्रकार की बात की है क्या? तो उसका आंसर है नहीं है। यानी कि शायद सचमुच से वो भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं और दोस्ती में मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोस्ती ये मेज़रेबल होनी चाहिए, यानी कि जिसका हमें कोई फ़ायदा होना चाहिए, ना कि जैसे उनकी दोस्ती पाकिस्तान के साथ है कि 3 बार खाने के लिए बुला लिया, लेकिन एक खड़को भी नहीं दिया पाकिस्तान को। इस प्रकार की दोस्ती नहीं। दोस्ती का मतलब यहाँ पर है कि जो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रुका हुआ है बिकॉज़ ऑफ टैरिफ, वो आगे जाना चाहिए। हमें जो-जो चीज़ें टेक्नोलॉजी जो अमेरिका से चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए। उन्होंने क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन के अंदर अच्छी तरह से काम करना चाहिए चाइना की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को रोकने के लिए। उन्होंने ताइवान को मदद करनी चाहिए ताकि ताइवान ना गिरे। अगर लड़ाई होती है ताइवान के ऊपर, फिजिकल वॉरफेयर होता है, तो उन्होंने साउथ चाइना समुद्र के अंदर एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, शायद ये आप शायद पता नहीं कवर कर रहे हैं कि नहीं है। एक अच्छी बात ये हुई है कि जापान में सत्ता बदली हो गई है और जापान में एक विमेन प्रेसिडेंट बनी हुई है बिल्कुल। और जब से वो आई है उनका स्टांस चाइना के खिलाफ काफी टफ है। तो इसका केवल मतलब स्टांस टफ होने से कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। अभी जो जापान की जो डिफेंस बजट जो बढ़ा रही है, अगले 1 साल के अंदर जापान की डिफेंस बजट ये दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट होगी। हुँ। जापान की पॉलिसी पैसिफिस्ट है, तो जापान की डिफेंस बजट बढ़ेगी। जापान में टेक्नोलॉजी है, जापान के सोल्जर्स अच्छे हैं, लड़ाई उन्होंने की हुई है, तो जापान की डिफेंस बजट बढ़ने से हमारे लिए क्या फायदा है? हुँ। मतलब मैं भारत सेंट्रिक वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ। जापान तो अपना खुद का देखभाल करता रहेगा। जापान की नेवी काफी स्ट्रांग है। जापान हमारे से नेवल कोऑपरेशन करना चाहता है, जिससे हमारा अनुभव बढ़ सकता है। वो हमारे साथ शिप बिल्डिंग में काफी कुछ मदद करने की कोशिश कर रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो चाइना को साउथ चाइना समुंदर के अंदर अटका के रखने वाला है। हुँ। जो सेंकाकू आइलैंड है जापान और अपना चाइना के बीच पे, वो एक डिस्प्यूट वाला है। तो मुझे वो डिस्प्यूट में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा।
मैं ये बोलना चाहूँगा, ये जो प्राइम मिनिस्टर आई है, इसके पहले जो 5 प्राइम मिनिस्टर थे, ये सब मतलब ये बोलना चाहिए कि वो एक टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर थे, 7-8 महीने नहीं हुए, वो गायब हो गए और 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर बदले हो गए। उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे एबे, मैंने अगर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट किया कि नहीं मुझे शिंजो नहीं आबे पता। जी। हाँ, तो वो एक बहुत बढ़िया थे, हमारे भारत के दोस्त थे, उनके जो लास्ट राइट हुए उसके लिए पंतप्रधान खुद गए थे वहाँ पे। तो वो अभी ये जो लेडी आई हुई है वो उसी मोल्ड में है, वो उनकी शिक्षा तो है ही, लेकिन केवल बातचीत करने से बात नहीं होती, वो कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं चाइना के खिलाफ, जिससे जापान एक चाइना के खिलाफ एक काउंटर वेलिंग फोर्स के लिए एक बड़ा अच्छा ये बन रहा है, जिससे वो वहीं पे अटक जाएँगे, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। और जापान ने बोला भी है कि ताइवान के ऊपर अगर हमला होता है, तो वो हमारे ऊपर हमला है, ऐसे हम समझेंगे, जिससे चाइना को बहुत मतलब गुस्सा आया। उन्होंने जापान से जो फिश आती थी, वो बंद कर दी। जापान से कुछ प्रोडक्ट्स आते थे, उन्होंने जापान को हुँ, इकोनॉमिकली हर्ट करने की कोशिश की कोशिश है। की है। हुँ, लेकिन जापान की इकोनॉमी काफ़ी तगड़ी है, हुँ, तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे अच्छी बात मैं ये देख रहा हूँ कि जापान और ताइवान कुछ स्पेसिफिक कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे चाइना को रोक पाने में बहुत बढ़िया मदद मिल रही है, क्योंकि ज़ोर से चिल्लाने से हुँ, बात नहीं होती। आपको ज़मीन के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती बहुत है, तो वो अच्छी बात है। और इसके अंदर अगर आप देखें, तो अ, अमेरिका ने इसका विरोध नहीं किया है। हुँ, मतलब डोनाल्ड ट्रंप वैसे मतलब बोलना नहीं चाहिए, पागल जैसे बात करते हैं, बट जो जापान ने जो एग्रेसिव पॉलिसी की है, अमेरिका ने उनको बोला था कि आप पैसिफिस्ट रहेंगे, आप वेपन्स नहीं बनाएँगे, आप रिसर्च नहीं करेंगे। और मैं एक अच्छी बात बीच में भूल गया था, जो मैंने मेंशन करना ही चाहिए। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम जापान अपने जो क्लोज़ डाउन किए हुए न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इसे ओपन कर रहा है। हुँ, हुँ, जब हुँ, जापान एज़ अ पॉलिसी न्यूक्लियर पावर नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनके ऊपर अटैक हिरोशिमा हुआ। नागासाकी के अंदर जो गड़बड़ हुई थी, वो आपको पता ही है। इसके सिवाय दूसरी बात जो हुई थी कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर काफ़ी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उसपे काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। लेकिन अभी वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स फिर से ओपन कर रहे हैं, जिससे उनके पास प्लूटोनियम वगैरह जो चीज़ें हैं, कि जो बाय प्रोडक्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। और ये एक रॉ मटेरियल होता है और ये एक फिनिश प्रोडक्ट होता है, जो एटम बॉम्ब बनाने के हुँ, लिए, यानी कि आज के हालात में जापान के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता है। ये मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। जितना स्ट्रॉन्ग जापान बने, जिसका स्ट्रॉन्ग साउथ कोरिया बने, जितना स्ट्रॉन्ग समझो ताइवान ताइवान बने, बने। जितना स्ट्रॉन्ग एक और देश को मैं मेंशन करना चाहूँगा, फिलीपींस। हुँ, हुँ, बिल्कुल, ये साउथ बिल्कुल। ईस्ट एशिया का एक देश है, उनका काफ़ी सारा झगड़ा है, इसके साथ उसको हम ब्रह्मोस वेपन सेल जी, कर जी रहे हैं। किया है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात क्या है, क्योंकि साउथ चाइना समुंदर के अंदर अगर हम चाइना को फँसा के रखते हैं, ठीक है, मतलब ये मैंने लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जापानीज़ को इनको अच्छा नहीं लगेगा कि वो एक मुर्गा बनेंगे और उसका फ़ायदा हमें होगा। बट ये जियोपॉलिटिक्स है, उसमें वो वो कोई हमारी बात सुन के ये नहीं करे, वो अपने खुद की देश की रक्षा करने के लिए खुद को तगड़ा बना रहे। सिंपल बात है, हुँ, फिलीपींस हो या ताइवान हो या जापान हो या साउथ कोरिया हो वगैरह वगैरह। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, जो एक चाइना के खिलाफ जो मतलब अलायंस बनता है उसके लिए, क्योंकि आर्य चाणक्य जो हमारे एक विद्वान थे युद्ध नीति के ऊपर, उन्होंने हजारों साल पहले बोला था कि शत्रु का शत्रु या अपना मित्र मित्र होता होता है। है, एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। तो ये अच्छी बात है। और इसमें मैं एक ही और चीज ऐड करना चाहूंगा, कि जिसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया का अगर आप एक्शन देखें, तो हुँ, उसमें भी एंटी चाइना जो स्टांस है, ये हुँ, काफी बड़ा है। और जो क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें जापान है, जापान है, उसमें भारत है, अमेरिका, इंडिया। और उसमें अमेरिका है। हुँ, अमेरिका की अभी कार्रवाई ज्यादा नहीं है, लेकिन वो आते जाते रहते हैं, उनकी फ्लीट घूमती रहती है। बट वो क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन तगड़ा होने से उनको काउंटर करना, ये एक काफी अच्छी बात होती है। और इसमें मैं एक और बात बढ़ाना चाहूंगा अभी, वो ये कि यूरोपियन यूनियन और
और क्या नाम है यूएसए, इनके बीच में बहुत झगड़ा चल रहा है। हुँ, आपने ग्रीनलैंड का बोला था, ग्रीनलैंड के ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं, हुँ, अपना क्योंकि वहाँ पे तेल है, जो भी है वगैरह। मैं उसपे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि तो यूरोपियन यूनियन झगड़ा कर रहा है अपना यूएसए के साथ, क्योंकि उनके नेशनल इंटरेस्ट वहाँ पे हर्ट हो रहे हैं। डेनमार्क क्या बोल रहा है देखिए वगैरह। वो लेकिन आपको शायद पता ही है कि अभी कुछ दिन के अंदर 26 जनवरी आने वाला है। 26 जनवरी के लिए जो इस टाइम हमने जो गेस्ट बुलाए हैं, हुँ, वो हुँ। है यूरोपियन यूनियन के जी, देश। जी। तो ये एक मतलब हमारा उनसे जो रिलेशनशिप है, वो अच्छा बन रहा है, क्योंकि बाकी सब देश हमारे साथ है। सिर्फ यूक्रेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि हम रशिया का तेल क्यों ले रहे हैं, शायद समझ जाएँगे वो भी। लेकिन उससे यूरोपियन यूनियन आज नंबर 3 की इकोनॉमी है, अगर आप ये करें, तो उनके साथ अगर आपके रिलेशनशिप अच्छा होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ता है, तो हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में, प्रोग्रेस करने में हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। क्योंकि अभी आजकल के जो परिस्थिति है जिसको आपने डिस्क्राइब किया था, सब जगह पे अनस्टेबिलिटी है, क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से बिहेव कर लेता है। लेकिन हमारा क्रेडिट ये है, डिस्पाइट दिस डिसरप्टिव वर्ल्ड, जहाँ पे 50 देश में युद्ध शुरू है, जिसके बारे में हमने बातचीत पहले भी की हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमने हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रखी है। हुँ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ फास्टर देन यूएसए, फास्टर देन चाइना, फास्टर देन यूरोपियन यूनियन, फास्टर देन जापान, फास्टर देन जर्मनी। यानी कि जो 5 बड़े इकोनॉमी है उनके तुलना में। तो उनके तुलना में जिसको हम कंपैरेटिव मेरिट बोलते हैं, उसके अंदर हमने सबके साथ दोस्ती रखते हुए, थोड़ा-सा जियोपॉलिटिक्स बैलेंस करते हुए हमने इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। ये हमारी 2025 की कामयाबी है। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में एक बार आपने उसके ऊपर हमने बात की थी। मैंने मेरे किताब के अंदर भी लिखा हुआ है। कुछ लोग बोलते थे कि ऑपरेशन सिंदूर को 4 दिन के बाद ही क्यों रोका गया? तो मैंने बोला है कि हमने जो हमारा एम अचीव करना था, दहशतवादियों के ट्रेनिंग कैंप को बर्बाद करना, वो अचीव कर लिया था। इसलिए हमने उसको बंद किया, जब पाकिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट की कि ऑपरेशन सिंदूर को सीज़ फायर करो वगैरह। तो हमने क्या किया, जो रशिया नहीं कर पाया, हमने क्या किया, जो इज़राइल नहीं कर पाया, हमने कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन योग्य समय के ऊपर किया। लड़ाई जब शुरू करते हैं, तो एक बड़ा फैसला होता है कि लड़ाई खत्म कब करेंगे? हुँ, क्योंकि अगर हम लड़ाई चालू रखते, चाइना चाहता था कि ये ऑपरेशन सिंदूर अगले 2 साल चलता रहे, हुँ, क्योंकि जिस प्रकार से वो फँसे हुए हैं अलग-अलग जगह के ऊपर, उस प्रकार से हम भी फँस जाए। लेकिन हम फँसे नहीं, हमने हमारा इमीडिएट एम, जो लिमिटेड एम था, दहशतवादियों का मारना, वो अचीव किया, हमने रोक दिया। रशिया नहीं रोक पा रहा है। हुँ, इज़राइल ने 60,000 हमास वालों को मारने के बावजूद भी उनको पता नहीं कैसे रोका जाए, ठीक हुँ, है ना? हुँ, और जितने सारे युद्ध हो रहे हैं, ये सब में सभी लोग फँसे हुए हैं। कोई भी क्लियर नहीं है कि किस कंडीशन के अंदर हम युद्ध रोकेंगे। तो अज़रबैजान आर्मेनिया का युद्ध हो, या अफ्रीका में होने वाला सिविल वॉर हो, या छोटी-मोटी कंबोडिया और थाईलैंड लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं किसको नहीं पता है। तो ये अ, युद्धों को रोकने से हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को काफी बढ़ावा मिलता है। ये उसका एक फायदा है, और हमें फिर चाइना के साथ कैचअप करने के लिए एक अच्छा समय मिलता है। तो मेरे ख्याल से 2025 में ये सब हमारी उपलब्धि रही है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो कोई जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपने शायद सुना होगा कि जो नक्सलिज़्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म या लेफ्ट विंग टेररिज़्म या माओइज़्म जो हमारे सेंट्रल इंडिया में है, शायद मार्च 2026 तक ये खत्म हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी सारा सक्सेस मिल रहा है हमें। लेकिन मैं उसकी तरफ दूसरी नज़र से देखना चाहता हूँ। अगर ये खत्म हो जाए, कि जो खत्म होने वाला है, तो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस डबल हो जाएगी।
हुँ, स्पीड डबल हो जाएगा। क्यों? आज हमारा ये जब सेंट्रल इंडिया का इलाका है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार वगैरह जो है, जहाँ पे आबूझमाड़ जंगल वगैरह है, जहाँ पे नक्सलिज़्म का बड़ा कैंप है वगैरह, वहाँ पे हमारे पास सभी जितने मिनरल्स हैं, इनके बहुत बड़े भंडार है। अभी हमारा पावर प्लांट चलते हैं इसके ऊपर, कोल के ऊपर, 70% पावर हमारी कोल से जनरेट होती है क्योंकि वो चीपेस्ट है, सिंपल हुँ, बात है। लेकिन हमारे पास कोल के सबसे बड़े भंडार होने के बावजूद हम कोल इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? इंडोनेशिया से। हुँ, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। हमारे देश के अंदर हमारी जो संपत्ति है, इसे हम निकाल नहीं पा रहे क्योंकि नक्सलिज्म। मैंने मेरे किताब में लिखा है कि नक्सलिज्म जो है, ये चाइना का भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर है। हुँ, तो अब ये खत्म होगा तो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये और ज्यादा तरीके से बढ़ेगी। इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। और इसके अंदर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। ये ना जियोपॉलिटिक्स है ना कोई कुछ है, लेकिन इसका संबंध इकोनॉमिक्स के साथ जरूर है। अभी सेंसस हो रही है तो आप बोलेंगे सेंसस का क्या संबंध है सिक्योरिटी के साथ। मैं आपको उसको ये बोलना उसके दो एक संबंध के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन दूसरे के बारे में बोलूंगा। इसमें हर एक का डेटा अभी सेंट्रल बेस में आने वाला है, और आपके पास प्रॉपर्टी क्या है ये भी उसमें आने वाली है। अगर मेरे पास 2 फ्लैट्स है तो उसका जीपीएस रेफरेंस वगैरह आ जाएगा। आज आपको पता होना चाहिए हमारे जो बड़े शहर है, दिल्ली है, तो वहाँ पे 30-40 तक के 30% प्रॉपर्टी ये बेनामी होती है। हुँ, यानी कि एक के पास 3 करोड़ का फ्लैट है, लेकिन उसकी इनकम है 10,000 रुपया। तो ये कहाँ ये फ्लैट उसने लाया कैसे? तो ये किसी करप्ट पॉलिटिशियन का, किसी करप्ट ब्यूरोक्रेट का, किसी करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट का जो पैसा है, वो फ्लैट उसका है लेकिन दिखाना नहीं चाहता वो, तो वो फ्लैट उसके नाम पे चला जाता है। अगर मिस्टर एक्स के पास एक फ्लैट है 3 कोटी का, तो वो उनके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा, तो क्या वो लीगली उनका बन जाएगा? तो क्या वो करप्ट लोग हैं उनको मतलब हमारी इन शॉर्ट में वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये मैं देखता हूँ कि अभी आप जो जितने सारे इकोनॉमिक वेलफेयर की चीज़ कर रहे हैं, हम इसी को लाडली बहना है, ये बहना है, उसमें हम लोगों को पैसे देते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट होने के लिए। तो जब प्रॉपर्टी को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि जो करना पड़ेगा, तो क्योंकि कोई भी नहीं बोल पाएगा कि मेरे 100 फ्लैट है। क्योंकि अगर आपने 100 फ्लैट है तो आए कैसे? उसका रिप्लाई आप कभी दे नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो जो 100 लोगों के पास ये जो 100 फ्लैट गए हुए हैं, वही उसका मालिक बन जाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज अगले 1 साल के अंदर होने वाली है, जिससे हमारी ये जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी बार अनइवन है। इस प्रकार का एक आर्गुमेंट किया जाता है कि जो रिच लोग हैं वो रिच होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं। तो ये बात सही नहीं है। मिडिल क्लास बढ़ रहा है, लोअर मिडिल क्लास बढ़ रहा है, अपर मिडिल क्लास बढ़ रहा है। क्योंकि जब वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रोथ की, तो देश की प्रगति ज्यादा तेज होती है, क्योंकि हर एक आदमी फिर एंटरप्रेन्योर बनता है और वेल्थ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। तो ये चीज होने वाली है जब हमारा डेटाबेस अच्छा बन जाएगा तो। और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा, या वो ये कि आज 6-7 करोड़ बांग्लादेशी भारत में है, जो भारत का मतलब भारत के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी के लिहाज से खतरा है। जब ये SIR इम्प्लीमेंट होगा, वोटर्स कार्ड को लिंक करना आधार के साथ, ये लिंकअप होगा, वोटर्स लिस्ट है उसको ये रेगुलराइज किया जाएगा, उसे 2002 के साथ कंपेयर किया जाएगा, तो ये बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। तो जिससे जो इलीगल माइग्रेंट्स जो भारत में घूम रहे हैं, इनकी संख्या काफी कम होने की उम्मीद है। तो ये हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत ही अच्छा कदम है। क्या वो 100% सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ये एक अलग विषय हो सकता है डिस्कशन का, लेकिन काफी कुछ सक्सेस मिलेगा इतना बिल्कुल क्लियर है। शायद 100% ना मिले, लेकिन जब डेटाबेस आपका ठीक हो जाता है तो आपके पास इंफॉर्मेशन सब आपके आ जाती है। अगर आप देखेंगे कि एक के पास 100 फ्लैट आ गए, ऑटोमेटिकली आप चेक करेंगे भाई कैसे उसके फ्लैट ये 100 फ्लैट आए कहाँ से? तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा, टैक्स देने वाली पॉपुलेशन का जो रेशियो है बढ़ जाएगा। अभी आज सिर्फ 5-6 करोड़ इंडियंस ही टैक्स भरते हैं, जबकि 20-25 करोड़ इंडियंस ने भरना चाहिए। ठीक है ना? ऑलमोस्ट एवरी मिडिल क्लास पर्सन मस्ट पे एन इनकम टैक्स, एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट पे, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि वो डेटाबेस पे निकल जाते हैं। तो ये सब फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से 2025
इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से, नक्सलवाद के लिहाज से, बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेशन के लिहाज से एक बहुत अच्छा साल रहा है, जिसपे हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ने की उम्मीद है। और जो आपने बाहर के देशों के साथ हमारे संबंध की बात की है, हम एक ऐसे विन-विन सिचुएशन के अंदर है कि जहाँ पे सभी देश हम मतलब हमारे से मैत्री करना चाहते हैं। एक सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दो, चाइना भी हमारे साथ मैत्री करना चाहता है, लेकिन हम उनको थोड़ा दूर रख रहे हैं क्योंकि कुछ वो बदमाशी करती है। वो चाहते थे कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे ईवी कार के अंदर, हमने उनको अलाउ नहीं किया है। मैं उस पे जाना नहीं चाहूँगा क्यों? क्योंकि हमें उनकी मोनोपोली नहीं चाहिए वगैरह-वगैरह। तो ये हम एक जो टर्बुलेंट वर्ल्ड है, एक डिसरप्टिव वर्ल्ड है, इसका फ़ायदा उठाते हुए हमने सबका दोस्त बनना चाहिए। और इसमें इसके 2-3 ही उद्देश्य होते हैं। एक तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, व्यापार अच्छा होना चाहिए, सामरिक या डिफेंस कोऑपरेशन वो अच्छा होना चाहिए, सामरिक कोऑपरेशन ये होना चाहिए। और जब कभी लड़ाई होगी चाइना के साथ तो चाइना के प्रतिस्पर्धी बनने के बाद, तो उसके लिए हमारी तैयारी खास तो मल्टी डोमेन युद्ध के लिए एक अच्छी बनने की उम्मीद है। बहुत दिवाकर जी। बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में भारत की स्थिति को देखा है और साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स में चाइना किस तरह से टर्बुलेंट पॉइंट पर जा रहा है और उसको कैप्चर करने के लिए, घेरने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर नक्सलिज्म खत्म होता है तो भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ पर जो आपने प्रकाश डाला है उसके बड़े मायने और मतलब हैं। ब्रिगेडियर सर की इन बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं, प्लीज़ इस पर कमेंट करिए और इनके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रिगेडियर सर, आपने हमसे बहुत महत्वपूर्ण बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।